हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू कायरा क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज किसे कहते हैं? तो फिजिकल चेंज का मतलब होता है अगर कोई सब्सटेंस अपना अपीयरेंस जो है वो चेंज कर रहा है, उसके अपीयरेंस में कहीं चेंज आ रहा है, लेकिन उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसमें कहीं चेंज नहीं है, तो उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। इसका मतलब जो आइडेंटिटी है सब्सटेंस की वो चेंज नहीं होती है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है, लेकिन उसका फिजिकल अपीयरेंस जो है वो चेंज होता है, उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज कह सकते हैं चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, जैसे कि मेल्टिंग है, बॉइलिंग है, कंडेंसेशन है। तो ये तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। ये बेसिकली रिलेटेड है फिजिकल चेंज से। यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो सब्सटेंस की आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं करती, जो सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं करता है, सब्सटेंस का अपीयरेंस चेंज होता है फिजिकल चेंज में। नेक्स्ट है हमारा केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, एक सब्सटेंस जो है वो कंप्लीटली या फिर कन्वर्ट हो जाता है कंप्लीटली एक इंटायरली डिफरेंट सब्सटेंस में विथ अ न्यू केमिकल फॉर्मूला। तो जो ये सब्सटेंस जो कन्वर्ट हो रहा है एक नए सब्सटेंस में और एक नया केमिकल फॉर्मूला बन रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है वो भी चेंज हो जाता है। तो केमिकल चेंज में केमिकल कॉम्पोजिशन इज आल्सो चेंज्ड। तो एटम्स इन द रिएक्टेंट्स आर रीअरेंज्ड टू फॉर्म वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। केमिकल चेंज में क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। तो रिएक्टेंट्स जो होते हैं एटम्स, मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं एटम्स में, वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं जिससे वो एक या एक से ज्यादा दूसरे सब्सटेंसेस, अलग सब्सटेंसेस फॉर्म कर सके केमिकल चेंज में। फर्स्ट। सेकेंड है ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। जो पुराने बॉन्ड्स हैं या जो पुरानी बॉन्डिंग होती है वो टूट के नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। थर्ड है रिएक्टेंट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज टू फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। ओके, तो रिएक्टेंट्स जो है वो प्रॉपर्टीज लूज करते हैं प्रोडक्ट फॉर्म करने की, जिनकी और उन प्रोडक्ट की बेसिकली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो ये इस एबिलिटी को लूज करते हैं या इस प्रॉपर्टी को लूज करते हैं जिससे वो प्रोडक्ट फॉर्म कर सके डिफरेंट प्रॉपर्टीज के। सो केमिकल चेंज, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। केमिकल चेंज ही केमिकल रिएक्शंस एक तरह से हम पढ़ेंगे आगे। तो केमिकल चेंजेस ही केमिकल रिएक्शंस लाता है, या केमिकल चेंजेस को ही केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है इन्होंने 4Fe जो कि सॉलिड स्टेट में है प्लस 3O2, जब ये रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म कर रहा है 2Fe2O3 विच इज बेसिकली अ रस्ट। तो यहाँ पे 4Fe प्लस 3O2 जो है वो रिएक्टेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, और जो प्रोडक्ट है वो है 2Fe2O3। तो ये है बेसिकली एक केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन। सो केमिकल चेंजेस से केमिकल रिएक्शन आ रहा है। तो नेक्स्ट है हमारा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस, जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, उनका कन्वर्जन होता है एक या एक से ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। सब्सटेंसेस आर आइदर केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो जो सब्सटेंसेस हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं, वो केमिकल एलिमेंट्स हो सकते हैं या कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था, रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसमें एक आयरन फेरिक ऑक्साइड फॉर्म हुआ था। तो ये एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का, रस्टिंग ऑफ आयरन, द सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन एटसेट्रा। The substances which take part in a chemical reaction are called reactants. तो जो substances participate करते हैं या हिस्सा लेते हैं chemical reaction में, उन्हें हम कहते हैं reactants.
और जो नए सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं केमिकल रिएक्शन की वजह से, उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। कॉमन ऑब्जर्वेशंस इन अ केमिकल रिएक्शन, तो एक केमिकल रिएक्शन में कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस देखे गए थे। वो ये था कि सब्सटेंस का जो स्टेट होता है वो चेंज होता है, स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये 3 स्टेट्स होते हैं, तो उनमें से वो जो स्टेट होता है सब्सटेंस का वो चेंज होता है। ऐसा हो सकता है सॉलिड से लिक्विड हो रहा हो या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा हो, तो यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट है चेंज इन कलर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का कलर चेंज होता है। थर्ड है इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवॉल्व होती है, मतलब बेसिकली गैस रिलीज होती है, इवॉल्व होती है। एंड फोर्थ वन इज चेंज इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है उसमें चेंज देखा जाता है एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। नेक्स्ट है हमारा केमिकल इक्वेशंस, तो केमिकल रिएक्शन से ही आता है केमिकल इक्वेशंस। The description of a chemical reaction in a sentence form is quite long. It can be written in a shorter form. तो अगर एक केमिकल रिएक्शन को का जो डिस्क्रिप्शन की बात करें एक सेंटेंस फॉर्म में काफी बड़ा हो जाता है, तो इसे लिखने के लिए मतलब बेसिकली इसे एक शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक सिंपलेस्ट वे है इसे करने का कि हम इसे किस फॉर्म में लिखें, वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखें केमिकल इक्वेशन को या सिंपल केमिकल रिएक्शन को। The word equation for the above reaction would be, तो बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन है उसे हम वर्ड इक्वेशन में लिख रहे हैं, और ये जो वर्ड इक्वेशन है रिएक्शन की वो है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब है मैग्नीशियम ऑक्सीजन जब कंबाइन कर रहे हैं, सिंपल कहूं मैं रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये एक प्रोडक्ट दे रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और दूसरा जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, उसे हम कह रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। The new substance magnesium oxide formed during the reaction is the product. तो जो सब्सटेंसेस केमिकल चेंज में जाते हैं एक रिएक्शन में, वो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। जैसे आप इसमें देख सकते हो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो केमिकल चेंज में जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन में बेसिकली ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये है रिएक्टेंट्स। जबकि जो नया सब्सटेंस बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड इस रिएक्शन के दौरान, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। A word equation shows change of reactants to products through an arrow placed between them. तो ये जो word equation है ये क्या शो कर रही है, ये reactants का चेंज, मतलब बेसिकली reactants चेंज हो रहे हैं products में, उसको शो कर रही है एक arrow के थ्रू जो कि इनके बीच में प्लेस किया गया है। The reactants are written on the left hand side LHS with a plus sign between them. Similarly, products are written on the right hand side RHS with a plus sign between them. तो बेसिकली रिएक्टेंट्स जो हैं उन्हें हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और उनमें हम उनके बीच में हम प्लस साइन लिखते हैं। ऐसे ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो राइट हैंड साइड लिखे जाते हैं और उनके बीच में हम प्लस साइन शो करते हैं। The arrowhead points towards the product and shows the direction of the reaction. जो arrowhead है वो points करता है products के towards point करता है और ये बताता है बेसिकली direction बताता है reaction का। नेक्स्ट है हमारा राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। किस तरह से हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। केमिकल इक्वेशंस और ज्यादा आप कंसाइज बना सकते हो, उसको और ज्यादा यूजफुल बना सकते हो अगर हम जो केमिकल फॉर्मूला है वो यूज करें वर्ड्स की जगह। तो वर्ड्स की जगह यूज हम क्या करें, केमिकल फॉर्मूला। तो जो केमिकल इक्वेशंस है वो ज्यादा कंसाइज और ज्यादा यूजफुल होती हैं। A chemical equation represents a chemical reaction. Chemical equation क्या represent करता है, एक chemical reaction को। If you recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as. तो अगर हमें फॉर्मूला पता है मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो जो वर्ड इक्वेशन है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, Mg, यहाँ पे Mg क्या है मैग्नीशियम, O2 क्या है ऑक्सीजन, और यहाँ पे MgO क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सिंपल अगर आपको फॉर्मूला पता है इन सब का तो आप वर्ड इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हो। सेकंड है काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमें नंबर ऑफ एटम्स को, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है और कंपेयर करना है उसके LHS और RHS साइड पे।
अगर नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के, इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, अगर जो नंबर ऑफ एटम्स, हर एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स सेम है दोनों साइड्स, LHS और RHS दोनों साइड्स पे सेम है नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के, तो हम कहेंगे उसे बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर ऐसा नहीं है तो इक्वेशन हो जाती है अनबैलेंस्ड। अगर नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम नहीं है ऑन बोथ द साइड्स, मतलब LHS और RHS दोनों साइड्स में नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं है, तो इक्वेशन को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड, क्योंकि यहाँ पे जो मास है वो सेम नहीं होता। तो इक्वेशन की दोनों साइड्स में मास जो है वो सेम नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स जो है वो डिफरेंट है ऑन बोथ द साइड्स। Such a chemical equation is a skeletal chemical equation for a reaction. तो basically जो unbalanced equation है जहाँ पे number of atoms different on both the sides, तो इससे हम इस unbalanced equation को एक और नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं skeletal chemical equation. Previous equation is a skeletal chemical equation for the burning of magnesium in air. तो ये आप देख सकते हो Mg plus O2 gives you MgO. तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैग्नीशियम है उसका एक एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने प्रेजेंट, 2 एटम्स प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है वो सिर्फ एक ही मतलब बेसिकली मैग्नीशियम का तो एक है और ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स है। तो बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम नहीं है ऑन बोथ द साइड्स। तो इसका ये मतलब है कि ये जो इक्वेशन है ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इसे बैलेंस करना भी हम आगे सीखेंगे, किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन को, तो वो हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है और ये क्या दिखा रही है कि ये दिखा रही है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। बेसिकली जो मैग्नीशियम है उसको आप बर्न कर रहे हो एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एंड it will give you magnesium oxide. Chemical equation can be divided into 2 types, balanced chemical equation and unbalanced chemical equation. अब ये जो chemical equation है ये 2 types में divided है। पहली है balanced chemical equations when the number of atoms of each element are equal on both the sides. जब नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इक्वल है दोनों साइड्स पे, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर नंबर ऑफ एटम्स जो है वो डिफरेंट है, सेम नहीं है दोनों साइड्स पे, तो उसे हम कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। Unbalanced chemical equation, if the number of atoms of each element in reactants is not equal to the number of atoms of each element present in product. तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट का जो रिएक्टेंट्स में प्रेजेंट है वो बराबर नहीं है नंबर ऑफ एटम्स जो कि एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स जो कि प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, अगर उसके इक्वल नहीं है तो उसे हम कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दैट मींस LHS और RHS में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो डिफरेंट है, तो हम उसको क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है एलिमेंट में वो सेम रहते हैं दोनों जगह। तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो वहां पे नंबर ऑफ एटम्स जो है वो राइट हैंड साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स है उसके बिल्कुल इक्वल रहते हैं या बिल्कुल सेम रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट है, लेफ्ट हैंड साइड अलग है, राइट हैंड साइड अलग है, तो उसे फिर हम कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर स्केलेटल इक्वेशन। तो उस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हमें फिर क्या करना पड़ता है, बैलेंस कराना पड़ता है। So, balanced chemical equations means the total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants. तो basically reactants का जो total mass है, मतलब total mass जो elements का reactants में present है उसे किसके equal होना चाहिए, total mass उन elements का जो products में present है उसके बराबर होना चाहिए। तो बेसिकली टोटल मास जो एलिमेंट्स का है जो रिएक्टेंट्स में है उसे इक्वल होना होता है टोटल मास ऑफ द एलिमेंट जो कि प्रेजेंट है किसमें, प्रोडक्ट्स में। दूसरे वर्ड्स में कहूं तो नंबर ऑफ एटम, जैसे मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स पे क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं एलिमेंट के वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो
अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्केलेटल केमिकल इक्वेशन जिसे हम कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसको हमें बैलेंस कराना पड़ता है. द वर्ड इक्वेशन रिप्रेजेंटेड एज, सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे है जिंक सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये रिएक्टेंट्स हो गए विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे क्या हो गया, रिएक्टेंट्स. और राइट हैंड साइड आप देख सकते हो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन रहा है. तो बेसिकली जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन क्या है, प्रोडक्ट्स है राइट हैंड साइड पे. The above word equation may be represented by the following chemical equation. तो basically वो तो word equation थी जिसमें हमने zinc plus sulfuric acid ऐसे लिखा था और फिर arrow से दिखाया था कि product बन रहा है zinc sulfate and hydrogen. तो इस word equation को अब हम किससे represent करेंगे, chemical equation मतलब chemical formula use करके. तो zinc का symbol होता है Zn, sulfuric acid होता है H2SO4. ओके जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, जब इनका बेसिकली रिएक्शन होगा इन दोनों रिएक्टेंट्स का, तो ये फॉर्म करेंगे जिंक सल्फेट ZnSO4 जो कि एक केमिकल फॉर्मूला है जिंक सल्फेट का, और हाइड्रोजन गैस H2. Let us examine the number of atoms of different elements on both sides of the arrow. अब हम क्या करेंगे, number of atoms देखेंगे अलग अलग elements का दोनों sides पे. तो अब हम देखेंगे LHS में number of atoms कितने हैं reactants में हर element का, ऐसे ही number of atoms कितने हैं products में हर element के RHS पे, RHS साइड पे. तो फर्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट इन्होंने दिखा रखा है जिंक. तो आप रिएक्टेंट में देखोगे जिंक का कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिंक का जो नंबर ऑफ एटम है वो है 1 इन रिएक्टेंट जो कि LHS साइड पे है. और जब आप RHS साइड पे जाओगे तो आप नंबर ऑफ एटम्स देखोगे प्रोडक्ट में जिंक का कितना है 1. तो बेसिकली जो जिंक है उसके जो नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों सेम है. देन नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम्स आप रिएक्टेंट्स LHS साइड पे देखिए, हाइड्रोजन में कितने हैं 2. H2SO4 है बेसिकली ये कंपाउंड. तो इसमें आप देख सकते हो जो हाइड्रोजन एलिमेंट है उसमें सिर्फ 2 नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट. तो 2 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में आप देख सकते हो नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2. तो ये भी बैलेंस है बेसिकली, जो नंबर ऑफ एटम्स है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में. नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट सल्फर. ओके जिसे हम एस सिंबल है इसका. तो सल्फर में आप देख सकते हो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में कितना है 1, और प्रोडक्ट में कितना है सल्फर का जो नंबर ऑफ एटम है वो भी 1 है. तो ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है. ऐसे ही आप ऑक्सीजन को देखोगे, ऑक्सीजन जो एलिमेंट है लास्ट एलिमेंट है इसमें ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स है 4, जबकि प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स फिर से हमें देखने को मिल रहा है 4. तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है नंबर ऑफ एटम्स जो कि प्रोडक्ट्स में मौजूद हैं. तो इसे हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. As the number of atoms of each element is the same on both sides of the arrow, equation is a balanced chemical equation. Let us try to balance the following chemical equation. तो मैंने जैसे आपको बताया था नंबर ऑफ एटम्स जो है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स थे वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम थे दोनों साइड LHS और RHS. दैट मीन्स ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी. अब हम बैलेंस करना सीखेंगे एक और केमिकल इक्वेशन को. पहले ये देखते हैं क्या ये बैलेंस्ड है या स्केलेटल इक्वेशन है जिसे हम कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो क्या ये स्केलेटल इक्वेशन है या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल है Fe आयरन प्लस H2O वाटर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा Fe3O4 प्लस H2. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ आयरन का एक एटम प्रेजेंट है. ओके हाइड्रोजन का कितना एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 एटम्स आर प्रेजेंट, जबकि ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है. ये है रिएक्टेंट की मतलब ये रिएक्टेंट साइड है. अब आप इधर देखिए ये है प्रोडक्ट साइड. प्रोडक्ट साइड में आयरन का कितना एटम प्रेजेंट है 3, जबकि रिएक्टेंट में कितना था 1, और आपको प्रोडक्ट में आयरन के एटम्स कितने देखने को मिल रहे हैं 3, और ऑक्सीजन के कितना एटम्स मिल रहे हैं देखने को 4, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना एटम प्रेजेंट है 1. ओके और फिर नेक्स्ट हमें हाइड्रोजन मिल रहा है. हाइड्रोजन में हमें 2 एटम्स मिल रहे हैं और यहाँ पे हमारे जो हाइड्रोजन के एटम है वो है 2. तो ये तो सेम है हाइड्रोजन के एटम्स, लेकिन आयरन और ऑक्सीजन के जो एटम्स है नंबर ऑफ एटम्स वो अलग हैं LHS और RHS साइड पे.
तो इसका मतलब ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या फिर एक स्केलेटल इक्वेशन है। तो अब हमें इसको बैलेंस करना अब हम इसको बैलेंस करना सीखेंगे। सबसे पहले स्टेप 1, इसमें हम क्या करते हैं, स्टेप 1, to balance a chemical equation, first draw boxes around each formula. Do not change anything inside the boxes while balancing the equation. So, chemical equation को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे बॉक्सेस ड्रॉ, हर जो फॉर्मूला है केमिकल फॉर्मूला उसके अराउंड बॉक्सेस ड्रॉ कर दिए गए हैं। तो आयरन के अराउंड ऐसे ब्लू बॉक्स, ऐसे H2O के अराउंड एक बॉक्स ड्रॉ किया गया है। ऐसे ही जो Fe3O4 है, ओके, उसके अराउंड क्या है, एक बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है। ऐसे ही H2 के अराउंड एक बॉक्स ड्रॉ किया गया है। तो ये था फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने बॉक्सेस को ड्रॉ किया है अराउंड ईच केमिकल फॉर्मूला। दूसरा स्टेप है हमारा लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब हमें नंबर ऑफ एटम जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं इस इक्वेशन में, उसके नंबर ऑफ एटम्स की लिस्ट बनानी है। जो ओके, जैसे कि आप देखें यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है। सबसे पहले आपने बनाया कॉलम एलिमेंट का, फिर नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स जो LHS है और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स जो RHS है। तो इसमें आप देखिए कौन कौन से एलिमेंट हैं इस इक्वेशन में। तो पहला है आयरन, ओके, तो आपने एलिमेंट आयरन लिख दिया, Fe, जिससे हम सिंबल बात करते हैं एलिमेंट की, आयरन का सिंबल है Fe। देन नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन, तो आपने एलिमेंट हाइड्रोजन लिखा। थर्ड है हमारा ऑक्सीजन, तो हमने थर्ड ऑक्सीजन लिखा। और भी अगर एलिमेंट्स होते तो इसमें ऐसे ही हम और आगे तक एलिमेंट्स लिखते। तो यहाँ पे सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, इसलिए आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बस 3 ही एलिमेंट्स यहाँ पे शो किए गए हैं। अब आप देखिए नंबर ऑफ एटम्स एंड रिएक्टेंट्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्टेंट में जो नंबर ऑफ एटम्स है आयरन में वो 1 है। तो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में आपने आयरन का क्या लिखा, 1। और प्रोडक्ट में आएंगे आप, जब RHS की साइड आएंगे तो आप आयरन के एटम्स देख सकते हैं, इट इज Fe3। तो 3 एटम्स प्रेजेंट है आयरन के, तो आपने 3 लिख दिया। ऐसे ही आप हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट साइड पे 2 हैं, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ एटम्स दिखा रखे हैं हाइड्रोजन के। ऐसे ही प्रोडक्ट साइड पे देखेंगे तो प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के 2 हैं। तो ये नंबर ऑफ एटम्स जो हाइड्रोजन में प्रेजेंट है वो एग्जैक्टली सेम है LHS साइड पे भी और RHS साइड पे भी। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एटम 1 है रिएक्टेंट में, लेकिन नंबर ऑफ एटम अगर मैं प्रोडक्ट्स में देखूं ऑक्सीजन तो वो 4 है। तो ये इस तरह से आपको लिस्ट करना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम्स। इस तरह से आपने सेकंड स्टेप में क्या किया, आपने नंबर ऑफ एटम्स दिखा दिए अलग अलग एलिमेंट्स के। Third step, it is often convenient to start balancing with the compound that contains the maximum number of atoms. It may be a reactant or a product. In that compound, select the element which has the maximum number of atoms. Step 3 का मतलब ये है कि जब आप बैलेंसिंग स्टार्ट करोगे कंपाउंड की, तो बेसिकली आप जब स्टार्ट करोगे बैलेंसिंग तो आप देखोगे कितना, मतलब कंपाउंड में देखोगे कितना जो जिसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, मैक्सिमम है, आप उसकी बैलेंसिंग स्टार्ट करोगे। अब वो रिएक्टेंट में भी हो सकता है नंबर ऑफ एटम ज्यादा, प्रोडक्ट में भी हो सकता है, ठीक है। तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स आपको मिल रहे हैं आप उससे स्टार्ट करोगे बैलेंसिंग। तो उस कंपाउंड में आप फिर उस एलिमेंट को सिलेक्ट करोगे जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। तो ये आपको अभी समझ में आएगा। Using these criteria, we select Fe3O4 and the element oxygen in it. There are 4 oxygen atoms on the RHS and only 1 on the LHS to balance the oxygen atoms. इस क्राइटेरिया को यूज करके हमने क्या सिलेक्ट किया, जिस कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स थे, तो आप देख सकते हैं हमने सिलेक्ट किया Fe3O4, ओके। और इसमें इस कंपाउंड में भी उस एलिमेंट को हमें सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया ऑक्सीजन को, तो वी सिलेक्ट Fe3O4 और इसमें भी हमने एलिमेंट ऑक्सीजन को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे 4 एटम्स हैं ऑक्सीजन एटम्स RHS साइड पे, और सिर्फ LHS साइड पे कितने प्रेजेंट थे, 1 एटम प्रेजेंट था ऑक्सीजन का। तो अब हमें ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना है। तो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे इनिशियली अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक ही प्रेजेंट था रिएक्टेंट में, वाटर में H2O में देख सकते हो आप ऑक्सीजन जो है वो 1 है। लेकिन प्रोडक्ट में बात करूं तो Fe3O4, तो इसमें जो ऑक्सीजन में के जो एटम्स थे वो थे 4। तो रिएक्टेंट में 1 है इनिशियली और प्रोडक्ट में क्या है 4। तो अब हमें बैलेंस करना है इस ऑक्सीजन एटम्स को। तो यहाँ पे अगर मैं रिएक्टेंट में 1 था, अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे जितने प्रोडक्ट में हैं।
तो प्रोडक्ट में 4 थे तो और रिएक्टेंट में 1 था ऑक्सीजन एटम, तो उसे बैलेंस करने के लिए सिंपल मैंने इक्वल करने के लिए प्रोडक्ट के मतलब प्रोडक्ट जितने प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स हैं उसके बराबर करने के लिए मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 को, जिससे मुझे रिएक्टेंट में भी 4 नंबर ऑफ एटम्स मिल जाए. To equalize the number of atoms, it must be remembered that we cannot alter the formula of the compounds or elements involved in the reactions. तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ एटम्स को इक्वलाइज किया ना, इक्वल किया. तो जहां प्रोडक्ट में 4 मिल रहा था हमने रिएक्टेंट में भी क्या किया, उसको 4 बनाया. तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला को चेंज नहीं कर रहे हैं. ओके, बेसिकली जो कंपाउंड और एलिमेंट्स का जो फॉर्मूला है जो इस रिएक्शंस में इन्वॉल्व है, बेसिकली जो ये रिएक्शंस फॉर्म कर रहे हैं, जो केमिकल फॉर्मूला है उसे हम चेंज नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स वी कैन पुट कोफिशिएंट 4 as 4H2O एंड नॉट H2O4 और H2O whole bracket for 4. Now the partly balanced equation becomes. Okay, तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए हमने कोफिशिएंट जो है वो 4, मतलब एक तरह से 4 को कोफिशिएंट की तरह रखा 4H2O, ना कि हमने ऐसे कर दिया H2O4. ये जो पूरा वाटर जो H2O था उसका तो फिर केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना अगर आपने H2O4 कर दिया या फिर H2O पूरा ब्रैकेट में फिर होल करके 4 कर दिया. तो ये तो बेसिकली वाटर नहीं रहा, वाटर का तो थोड़ा ये चेंज हो गया केमिकल फॉर्मूला. तो हमें केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, तो हमने कोफिशिएंट के तौर पे 4 को रखा. अब जो ऑक्सीजन एटम्स तो यहाँ पे जो है वो बैलेंस हो गए हैं, ठीक है. तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स का तो हमने बैलेंस कर लिया है. तो अब ये जो इक्वेशन है ये पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन है, मतलब आधी ही बैलेंस हुई है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो Fe प्लस 4 within then बॉक्स में H2O gives you Fe3O4 प्लस H2. तो यहाँ पे सिर्फ अभी ऑक्सीजन ही बैलेंस हुआ है. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की तरफ अगर हम देखें तो सिर्फ ऑक्सीजन ही यहाँ पे बैलेंस हुआ है. Step 4, iron and hydrogen atoms are still not balanced. ये अभी तक बैलेंस नहीं है. इनमें से आप एलिमेंट्स पिक करो जिससे वो आप आगे फिर वही चीजें हैं बिल्कुल आपको वैसे ही प्रोसीड करना है, ऐसे ही आपको बिल्कुल करना है. Pick any of these elements to proceed further. Let us balance the hydrogen atoms in the partly balanced equation. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करेंगे. तो अभी ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, अब हाइड्रोजन की बारी है. तो अब हम हाइड्रोजन को कर रहे हैं. आप आयरन को भी पहले कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. तो टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ H एटम्स मेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एज 4 ऑन द RHS. तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पे इनिशियली जो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है वो है रिएक्टेंट्स में 4H2O. तो यहाँ पे देखें तो जो H2 है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 into 2 दैट विल गिव यू 8. तो हाइड्रोजन एटम्स इनिशियली कितने हैं, 8 रिएक्टेंट्स में. और प्रोडक्ट्स में कितने हैं हाइड्रोजन एटम, H2 बेसिकली. तो सिर्फ 2 ही एटम प्रेजेंट हैं हाइड्रोजन के प्रोडक्ट्स में. हमें बैलेंस क्या करना है, रिएक्टेंट में ये 8 हैं और प्रोडक्ट में ये 2 हैं. तो अगर मैं प्रोडक्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8. तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में क्या हो जाएगा, बेसिकली सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विल बी देयर. तो हाइड्रोजन एटम्स 8 रिएक्टेंट्स में थे और प्रोडक्ट में 2 थे. तो मैंने जो प्रोडक्ट में 2 थे उसे 4 से करवा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया. तो क्या हो गया, ये 4 into 2 विल गिव यू 8. सो इक्वेशन अब क्या हो जाएगी, आयरन प्लस 4H2O will give you Fe3O4. अब यहाँ पे देख सकते हो आप H2 जो है उसे मैंने क्या कराया था 4 से, तो कोफिशिएंट के तौर पे लिया जाता है. मैंने आपको पहले भी बताया था हमें केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ कोफिशिएंट के तौर पे लेना है. तो हमने कोफिशिएंट के तौर पे 4 ले लिया यहाँ पे, तो 4 into 2 will give you 8. और ऐसे ही रिएक्टेंट साइड पे कितना हमें हाइड्रोजन एटम्स मिल रहे थे, 4 2 जा 8. तो ये यहाँ पे अब हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया. नेक्स्ट है हमारा स्टेप 5, एग्जामिन द अबव इक्वेशन, पिक अप द थर्ड एलिमेंट व्हिच इज नॉट बैलेंस्ड. अब क्या करना है, अब हमारा जो थर्ड एलिमेंट है जो बैलेंस नहीं हुआ है आपको उसको लेना है, फिर ऐसे ही आपको उसे बैलेंस कराना है. जैसे आपने लिखा एटम्स ऑफ आयरन, ओके, फिर रिएक्टेंट्स, फिर प्रोडक्ट्स. अब इनिशियली आयरन में कितने एटम्स थे, रिएक्टेंट में 1 था, ओके, प्रोडक्ट में कितना था, Fe3O4 बन रहा था, ओके.
फेरिक ऑक्साइड बन रहा था बेसिकली। तो Fe3O4 जो प्रोडक्ट है फेरिक ऑक्साइड, उसमें आप देख सकते हैं आयरन के सिर्फ 3 एटम्स प्रेजेंट हैं। ओके और हमें बैलेंस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 3 है, तो अगर मैं रिएक्टेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 1 into 3 तो दैट विल गिव यू 3। तो प्रोडक्ट्स में भी नंबर ऑफ एटम्स 3 हो जाएगा, मतलब 3 है, और रिएक्टेंट में हम 3 बना रहे हैं तो रिएक्टेंट में भी 3 हो गया और प्रोडक्ट में भी 3 है सॉरी। तो बेसिकली ये क्या हो गई, बैलेंस, मतलब नंबर ऑफ एटम्स जो आयरन के वो बैलेंस हो गए। So to equalize iron we can take 3 atoms of iron on the LHS, जैसे कि अब आप देख सकते हैं 3Fe plus 4H2O plus Fe3O4 plus 4H2। जैसे कि हमने जैसे स्टेप लिखे थे, जैसे जैसे हम बैलेंसिंग करा रहे थे वैसे वैसे हमने यहाँ पे कोफिशिएंट्स लिख दिए हैं। 6th स्टेप है हमारा फाइनली, हमें करेक्टनेस चेक करनी है इस बैलेंस इक्वेशन की। क्या नंबर ऑफ एटम्स जो LHS साइड पे हैं क्या वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है RHS साइड के। तो उसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे इक्वेशन की दोनों साइड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी इक्वेशन जो बैलेंस होकर आई थी ये थी 3Fe plus 4H2O दैट विल गिव यू फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 एंड देन 4H2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं आयरन के एटम्स रिएक्टेंट में 3 है, ओके और जबकि प्रोडक्ट में भी मुझे नंबर ऑफ एटम्स आयरन में 3 मिल रहे हैं, ठीक है तो ये ठीक है। देन हाइड्रोजन देखिए आप H यहाँ पे 2 है तो 4 2 यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का भी ये 2 है 4 2 8, हाइड्रोजन के भी 8 है, ये भी ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के हमारे कितने मिल रहे हैं 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है किस साइड, रिएक्टेंट साइड या LHS साइड, और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड भी कितने ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे देखिए O4, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमारी ये केमिकल इक्वेशन जो है अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। 7th step है writing symbols of physical states. Carefully examine the above balanced equation. No information has been given this equation about their physical states. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल स्टेट्स के सिंबल्स लिखना जरूरी होता है, और जो कोई भी वैसे इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है इस इक्वेशन में इनके फिजिकल स्टेट्स के बारे में। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन more informative, the physical states of the reactants and products are mentioned along with their chemical formula. तो chemical equation को और informative बनाने के लिए जो physical states होते हैं reactants और products के, क्या वो solid state में है, liquid में है, gas में है, तो वो भी mention किए जाते हैं उनके chemical formula के साथ। The gaseous, liquid, aqueous, solid states of reactants and products are represented by the notations G, L, AQ and S. तो gaseous के लिए G यूज कर रहे हैं, liquid state के लिए L, aqueous है तो AQ और solid है तो S. The word aqueous is written if the reactant or product is present as a solution in water. तो aqueous word हम तब यूज करेंगे जब reactant या product जो है वो water के solution में एक तरह से present है। तो अगर वो प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर तो हम उसे यूज करते हैं एक्वस। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो 3Fe सॉलिड स्टेट में है, 4H2O गैसियस स्टेट में है, Fe3O4 सॉलिड स्टेट में है और 4H2 अगेन गैसियस स्टेट में है। तो यहाँ पे एक्वस तो यूज नहीं किया गया है, सॉलिड और लिक्विड भी यूज नहीं किया गया है, सिर्फ सॉलिड और गैसियस स्टेट यहाँ पे यूज किया गया है। तो एक केमिकल फॉर्मूले को और अच्छे से कह सकते हैं मेंशन या फिर और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके फिजिकल स्टेट्स। Note that the symbol G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam. अब यहाँ पे ध्यान रखिए जो G है सिंबल, जो वाटर मैंने आपको देखा इक्वेशन में देख सकते हो 4H2OG, तो बेसिकली जो G है ये गैसियस स्टेट में, तो इसका ये मतलब है जो वाटर है वो वाटर वेपर की फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में, इसलिए हम गैसियस इसको दिखा रहे हैं गैस के फॉर्म में, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर और स्टीम। तो ये जो वाटर है ये स्टीम के फॉर्म में, इसलिए हम इसे गैसियस उसमें दिखा रहे हैं। Usually, physical states are not included in a chemical reaction unless it is necessary to specify them. Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above and or below the arrow in the equation. For example, यूजुअली फिजिकल स्टेट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है केमिकल इक्वेशन में, जब तक कि जरूरी नहीं है उनको स्पेसिफाई करना, लेकिन कभी कभी जो रिएक्शन कंडीशंस है जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, किसी रिएक्शन के लिए उसे हम
इक्वेशन मतलब एरो में दिखाते हैं, बेसिकली एरो में दिखाते हैं, हम उसका टेम्परेचर शो कर रहे हैं सपोज, तो हम एरो के ऊपर टेम्परेचर लिख देते हैं, या फिर कोई कैटलिस्ट है तो एंजाइम लिख दिया उस एरो के ऊपर, ऐसे ही प्रेशर है तो उस एरो के ऊपर प्रेशर बता दिया, जितना भी प्रेशर है टेम्परेचर है इस हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए CO प्लस 2H2, तो जो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज अ गैस, ओके, फिर ये H2 भी आपकी गैस है, तो ये बैलेंस्ड है। सबसे पहले अब तो आप चेक कर सकते हो कि बैलेंस्ड है कि नहीं नंबर ऑफ एटम्स देख के। तो 340 ATM यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखाया हुआ है बेसिकली, तो ये एरो के ऊपर दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे क्या बना CH3OH जो कि है लिक्विड फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारा एक फोटोसिंथेसिस में जो केमिकल रिएक्शन होता है, तो फोटोसिंथेसिस का इन्होंने सेकंड एग्जांपल दे रखा है फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में। 6CO2 एक्वस प्लस 6H2O लिक्विड, एरो में सनलाइट और क्लोरोफिल दिया गया है, तो यहाँ पे C6H12O6 जो कि एक्वस है ग्लूकोज, और प्लस 6O2 जो कि क्या है एक्वस कंडीशन में। तो बेसिकली ये दोनों एग्जांपल्स थे जिसमें एरो के ऊपर दिखाने कहीं पे प्रेशर है 340 ATM, कहीं पे और उन्होंने दिखा रखा है एरो के ऊपर सनलाइट क्लोरोफिल जो भी कैटलिस्ट के तौर पे, या फिर जो भी उसको टेम्परेचर चाहिए उसके हिसाब से। तो इस तरह से भी हम केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं विद द टेम्परेचर प्रेशर एंड कैटलिस्ट। तो केमिकल रिएक्शंस के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आज की वीडियो में हम जो ऊपर के 4 केमिकल रिएक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, आपस में मिलना, आपस में मिल के फिर एक नया सब्सटेंस या नया प्रोडक्ट फॉर्म करना। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम, that is known as calcium hydroxide, releasing a large amount of heat. तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है बहुत तेजी के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है स्लेक्ड लाइम, जिसे हम कहते हैं, अगर हम केमिकल इसका नाम बताएं तो इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब ये फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक लाइम, तो उसके साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होती है। तो यहाँ पे रिएक्शन दिखाया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं। ओके, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बना रहा है CaOH2 which is a slaked lime और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किया उसने, जब कंबाइन हुए ये दोनों रिएक्टेंट्स, तो उन्होंने एक प्रोडक्ट फॉर्म किया, उसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। In this reaction, calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide. इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जो है वो कंबाइन कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे रिएक्शन को जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, या 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट से जब एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ और एग्जाम्पल्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो इट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, जब H2 और O2 कंबाइन करेंगे तो वाटर फॉर्म होगा विच इज 2H2O। तो यहाँ पे आप रिएक्शन भी साथ साथ देख सकते हो। सेकेंड है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज मतलब टूटना, ओके, स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड। तो a single compound decomposes or break down to give 2 or more simpler substances. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स या सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन कर रहे थे और एक प्रोडक्ट बना रहे थे। डिकम्पोजिशन में उल्टा है कि एक सिंगल कंपाउंड जो है वो टूटेगा, डिकम्पोज होगा और 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस फॉर्म करेगा। एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट। जब फेरस सल्फेट को हम हीट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स जिसका केमिकल फॉर्मूला है FeSO4 7H2O मॉलिक्यूल्स, जब बेसिकली जब ये जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स पानी को लूज करते हैं, जब इनको हीट किया जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करते हैं और जो क्रिस्टल का कलर है वो चेंज हो जाता है।
फिर ये किस में डिकम्पोज हो जाता है? ये डिकम्पोज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में। फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे सॉलिड होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो गैसियस स्टेट में होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सिंगल कंपाउंड फेरस सल्फेट, मैंने उसे हीट किया तो उसने क्या किया, 3 प्रोडक्ट्स दिए, उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. अब जो कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, जब कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा तो ये क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। तो CaCO3 का जब डिकम्पोजिशन होता है तो ये क्या फॉर्म करता है प्रोडक्ट में, CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं लाइम या क्विक लाइम, और इसके बहुत सारे यूजेस हैं। एक है सीमेंट के मैन्युफैक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कैल्शियम ऑक्साइड का। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. तो जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम बेसिकली अगर हीट करा के डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है कोई कंपाउंड, तो उसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 विच इज अ लाइमस्टोन, जब आप इसको हीट कराओगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, क्विक लाइम CaO और CO2 गैस। तो ये हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, CaCO3 को हीट दे रहे हैं और ये क्या फॉर्म कर रहा है, CaO एंड CO2। तो ये क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। एक और टाइप का डिकम्पोजिशन होता है जिसे हम कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, सनलाइट को यूज करके हम क्या करते हैं, कंपाउंड को क्या कराते हैं, डिकम्पोज कराते हैं। तो एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है यहाँ पे है व्हाइट सिल्वर क्लोराइड, जो ग्रे हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड है वो डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन में, किसकी वजह से, सनलाइट की वजह से। तो इसके रिएक्शंस कुछ इस तरह से हैं। सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, बेसिकली ये टूट जाएगा कंपाउंड और ये क्या फॉर्म करेगा, सिल्वर एंड क्लोरीन। ऐसे ही जब सिल्वर ब्रोमाइड जब सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा तो ये टूट के क्या फॉर्म करेगा, सिल्वर एंड ब्रोमीन। तो बेसिकली ये है एक दूसरा एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, या एक दूसरा टाइप डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जिसे हम कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस रिएक्शन, जिसमें हम सनलाइट को यूज करके किसी सब्सटेंस या कंपाउंड को डिकम्पोज या सिंपल तोड़ रहे हैं। ये जो रिएक्शंस हैं इन्हें ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, It is a chemical reaction in which one element is replaced by another in a compound. एक ऐसा chemical reaction जिसमें एक element जो है वो replace होता है दूसरे element से compound में। Example के तौर पे देख सकते हो आप, जैसे iron है Fe solid state में, जब ये इसका reaction होगा copper sulfate के साथ, तो जो iron है वो सल्फेट के साथ आ जाएगा, ये कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो ये आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। और भी एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के, जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट। तो जो जिंक है वो कॉपर को फिर से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट फॉर्म हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ऐसे ही लेड जब कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो लेड जो है वो कॉपर को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, लेड क्लोराइड फॉर्म होगा एंड देन कॉपर अलग हो जाएगा। इस तरह से जो है बेसिकली एक एलिमेंट दूसरे को रिप्लेस कर रहा है। जिंक और लेड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं कॉपर से, मतलब कॉपर के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो जिंक और लेड ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो ये डिस्प्लेस कर सकते हैं कॉपर को उसके कंपाउंड से। फोर्थ है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 2 बार होता है। Aqueous solution of 2 ionic compounds react by exchange of their ions is called double displacement reaction. Aqueous solution जिसमें water containing solution, जिसमें 2 ionic compound जो हैं वो react करते हैं, कैसे, अपने ions को exchange करके, उसे कहते हैं हम double displacement reaction. Ions basically क्या है, ions charged species है, या तो positive हो सकती है या negative हो सकती है। positive है तो cation है, negative है तो anion है। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस
Na2SO4 सोडियम सल्फेट, जब इन दोनों में रिएक्शन होता है तो जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ बॉन्डिंग बना के बेरियम सल्फेट बना लेता है कंपाउंड, और जो बेसिकली क्लोरीन है वो सोडियम के साथ बॉन्डिंग करता है और ये क्या बना लेता है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट का। जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे जो लेड है वो आयोडीन के साथ बॉन्डिंग बनाता है, लेड आयोडाइड फॉर्म करता है, और जो पोटेशियम है वो नाइट्रेट के साथ बॉन्डिंग बना के पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म करता है। ये जो BaSO4 जो बेसिकली व्हाइट प्रेसिपिटेट है BaSO4 का, वो कैसे फॉर्म हुआ है, वो फॉर्म हुआ है SO4 सल्फेट, और जब बेरियम के बीच में रिएक्शन हुआ इसकी वजह से व्हाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 का फॉर्म हुआ है। दूसरा प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है वो है सोडियम क्लोराइड, जो कि सॉल्यूशन में ही रहता है। Such reactions in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reactions। तो ऐसे reactions जिसमें exchange होते हैं ions, रिएक्टेंट्स के बीच में एक्सचेंज होता है आयंस का, उन्हें हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो आप ऑक्सीजन को ऐड करा रहे हो, ओके, ऑक्सीजन का या तो एडिशन हो रहा है, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है। तो ऑक्सीजन का अगर एडिशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, निकल रहा है, तब भी हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं 2Cu दैट इज कॉपर प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट will give you 2CuO। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जो कॉपर है उसका बेसिकली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड। अगर हम इस हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड को, अगर कॉपर ऑक्साइड पे हाइड्रोजन गैस पास करें अगर इस हीटेड मटेरियल पे, तो जो ब्लैक कोटिंग है इसके सरफेस पे वो टर्न हो जाएगी ब्राउन में। तो बेसिकली जो ब्लैक कोटिंग है सरफेस पे इस कॉपर ऑक्साइड हीटेड मटेरियल के ऊपर जो सरफेस पे ब्लैक कोटिंग थी, अब वो क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस पास कराने से वो टर्न हो जाएगी ब्राउन कलर में, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन होगा। ठीक है, जैसे हमें 2Cu प्लस O2 और प्लस हीट करके 2CuO मिल रहा था, तो ऑब्वियसली इसका फिर रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा, तो जिससे हमें कॉपर जो है वो मिलेगा। सिक्स्थ है हमारा रिडक्शन रिएक्शन। In reduction reaction, addition of hydrogen or removal of oxygen or gain of electron takes place। तो reduction reaction बिल्कुल opposite है oxidation reaction के। oxidation reaction में जहाँ पे addition था oxygen का, यहाँ पे addition है hydrogen का और oxygen का removal है, बिल्कुल उल्टा है oxidation reaction के। तो reduction reaction में basically hydrogen का addition होता है, या फिर अगर मैं कहूँ electron का addition होता है या gain होता है electron, और जो ऑक्सीजन है उसका रिमूवल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, कॉपर और वाटर। जैसे कि मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बताया था कि ये जो CuO कॉपर ऑक्साइड जो है हीटेड मटेरियल, अगर उसके ऊपर मैं हाइड्रोजन गैस पास की जाएगी तो ये जो ब्लैक कोटिंग जो है सरफेस पे वो क्या किस में टर्न हो जाएगी, ब्राउन में, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन होगा और यहाँ से हमें कॉपर मिलेगा। तो बिल्कुल ये जो सेकंड पॉइंट था ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, तो उसका ये सेकंड पॉइंट का जो केमिकल रिएक्शन है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। CuO plus H2 will give you Cu plus H2O। During this reaction, the copper oxide is losing oxygen and is being reduced. The hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो कॉपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन लूज कर रहा है। तो ऑक्सीजन लूज कर रहा है इसका मतलब वो रिड्यूस हो रहा है, और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। सेवेंथ हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब जो रिडक्शन है और जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली। जैसे CuO plus H2 will give you Cu plus H2O। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये कॉपर फॉर्म कर रहा है, वाटर फॉर्म कर रहा है। तो जो कॉपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइज स्टेट में पहले से ही है,
लेकिन जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर अलग हो गया, इसका मतलब ये कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो गया, ओके, किसमें, कॉपर में, और जो हाइड्रोजन था वो ऑक्सीडाइज होके क्या फॉर्म कर रहा है, H2O। दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं एक रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, जबकि दूसरे का क्या होता है, रिडक्शन होता है। इन रिएक्शंस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस या रिडॉक्स रिएक्शन शॉर्ट में। एक और एग्जांपल है इसका, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक ऑक्साइड जो ऑक्सीडाइज स्टेट में है, तो इससे क्या होगा, जिंक जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ, मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो क्या फॉर्म करेगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। From the above examples, we can say that if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is oxidized. If a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction, it is reduced. तो ये जो examples थे उससे हम ये कह सकते हैं अगर substance oxygen gain कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है और हाइड्रोजन लूज कर रहा है रिएक्शन के दौरान, तो हम कहेंगे उसको वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर रहा है और हाइड्रोजन गेन कर रहा है रिएक्शन के दौरान, तो उसे मैं कहूंगी वो सब्सटेंस क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जो बेसिकली मैं कह सकती हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट है, जो एनर्जी है, वो इवॉल्व होती है या फिर रिलीज होती है, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हीट जो है वो अगर इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है रिएक्शंस में, तो उन्हें हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। तो रिएक्शन जिनमें हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन के साथ, तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। इसके एग्जांपल्स हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4 विच इज अ मीथेन, बेसिकली जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन मतलब बेसिकली रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये एक एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली इसमें हीट रिलीज होगी। सेकंड है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन होता है किसमें, कंपोस्ट में, तो भी ये एक तरह से ये हीट जो है वो रिलीज होती है इसके साथ, तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडो मतलब हीट एब्जॉर्ब, अगर हीट एब्जॉर्ब कर रही है, जस्ट एक्सोथर्मिक का उल्टा, एक्सोथर्मिक में रिलीज हो रही थी हीट, तो एंडोथर्मिक में क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है हीट। तो एनर्जी या हीट अगर एब्जॉर्ब हो रही है रिएक्शंस में, तो हम उनको कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन। तो कोरोजन बेसिकली क्या होता है, जब कोई मेटल किसी भी सब्सटेंस के, जो उसके अराउंड कोई सब्सटेंस है, जैसे कि वाटर है या फिर ऑक्सीजन है या फिर कोई एसिड्स है या फिर एल्कलाई है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस उसके अराउंड अगर प्रेजेंट और वो उसके कांटेक्ट में आ जाता है मेटल, तो उसे हम कहते हैं कोरोजन। बेसिकली उस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन और उस मेटल को कहेंगे कोरोडेड मेटल। तो इससे एक और चीज आती है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, जब बेसिकली जब हम हिंदी में बोलते हैं जंग लगना, तो आयरन में बेसिकली जंग लग जाती है कि अगर हम उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दें ऐसे ही, तो उसमें जंग लग जाती है। बेसिकली वो जंग क्या है, वो एक तरह से रेडिश ब्राउन कोटिंग है, जो सरफेस है आयरन की उस पे क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन कोटिंग जो है वो फॉर्म हो जाती है, या रेडिश ब्राउन पाउडर फॉर्म हो जाता है, जिसे हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो बेसिकली ये रस्टिंग ऑफ आयरन होता क्यों है, ये जो आयरन है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर मॉइस्चर। तो एयर मॉइस्चर या वाटर की प्रेजेंस में ये जो आयरन है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, उसी को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। So when a metal is attacked by substances around it such as moisture, acids, etc., it is said to corrode and this process is called corrosion. तो जब कोई metal attacked होता है सब्सटेंस, उसके आसपास जो सब्सटेंसेस है जैसे मॉइस्चर है या फिर एसिड्स हैं, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे वो कोरोडेड मेटल है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। The black coating on silver and the green coating on copper are other examples of corrosion. तो इसके examples हैं, अगर सिल्वर पे आपने देखा होगा जो चांदी होती है वो शुरू में बहुत नई होती है, शाइनिंग होती है, लेकिन बाद में फिर उसके ऊपर वो काली होने स्टार्ट कर देती है, काला उसकी जो कोटिंग है वो एक तरह से जो उसकी सरफेस है उस पर ब्लैक कोटिंग आ जाती है,
तो ये भी बेसिकली एक एग्जाम्पल है कोरोजन का। और जो कॉपर है उस पर ग्रीन कोटिंग आ जाती है, तो ये भी एक दूसरा एग्जाम्पल है कोरोजन का। Corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron railing, ships and to all objects made of metals, especially those of iron. तो ये corrosion जो है वो बहुत सारा डैमेज पहुंचाता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिनमें डैमेज पहुंचाता है कोरोजन, लेकिन ज्यादातर ये उन ऑब्जेक्ट्स को कोरोड बेसिकली करता है जो कि आयरन के बने होते हैं। तो ज्यादातर जो आयरन से बने हुए मेटल्स या फिर ऑब्जेक्ट्स हैं वो ज्यादातर कोरोड होते हैं। कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। तो कोरोजन ऑफ आयरन एक सीरियस प्रॉब्लम है, इसमें हर साल बहुत सारा पैसा खर्च होता है डैमेज आयरन को रिप्लेस करने के लिए। इसके प्रिवेंशन क्या है, आप कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, किसी मेटल को कोरोड होने से कैसे बचा सकते हो? तो पहला है पेंटिंग, आप उसे अगर पेंट कर दो मेटल को। सेकंड है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मतलब अगर आप उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दो तो उसकी बेसिकली रस्टिंग नहीं होगी। ऑयलिंग या ग्रीजिंग। थर्ड है कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम हैज एडवांटेज। जो कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम का जो कोरोजन है वो एक एडवांटेज देता है, सिंस Al2O3 फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कोरोजन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। तो Al2O3 जो कि एक तरह से कोरोजन की वजह से फॉर्म हो रहा है वो एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। तो कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम का एक एडवांटेज है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब स्पॉइलेज ऑफ फूड, फूड का खराब होना। और फूड कैसे खराब होता है? तो फूड जिनमें फैट्स और ऑयल्स अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, दैट मीन्स वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो रेंसिड हो जाते हैं, उनकी स्मेल, उनका टेस्ट बेसिकली चेंज हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए उन फूड्स में एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं। मतलब उन फूड्स में जिनमें फैट्स है, ऑयल्स है, तो उनमें आप क्या ऐड कर रहे हो, एंटीऑक्सीडेंट, जिससे क्या हो सके, ऑक्सीडेशन ना हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप रेंसिडिटी से बचाने के लिए आप एयर टाइट कंटेनर्स यूज कर सकते हो फूड को रखने के लिए, जिससे ऑक्सीडेशन जो है वो धीरे हो या ना हो। रेंसिडिटी के कुछ प्रिवेंशन है, किस तरह से आप बचा सकते हो फूड को रेंसिड होने से। तो उसमें पहले आप अगर एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर रहे हो तो ये फर्स्ट है प्रिवेंशन। सेकंड है वैक्यूम पैकिंग, मतलब आप अगर एयर टाइट पैकिंग कर रहे हो, एयर बिल्कुल नहीं आने दे रहे हो फूड में। थर्ड है अगर आप एयर को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर रहे हो, नाइट्रोजन गैस अगर आप या नाइट्रोजन अगर आप उसमें फिलअप कर रहे हो जो भी चिप्स के पैकेट्स हैं या इससे, तो उससे क्या होता है, क्रिस्पी रहते हैं वो और फ्रेश रहते हैं। लास्ट है हमारा फूड स्टफ जो भी है उसको आप अगर रेफ्रिजरेट करोगे तो इससे भी क्या होता है, रेंसिडिटी नहीं होती है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है फूड्स का। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।